Hi kids, hello everyone, welcome to the class. Good morning, good morning, good morning. कैसे बच्चों पार्टी? गुड मॉर्निंग. चलिए तो आज की क्लास शुरू करें. सभी प्यारे बच्चे आ चुके हैं. यस, आज भी लिखना तो पड़ेगा. यस, ये तो होगा. चलिए बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास को. आई थिंक सब आ चुके हैं. हेलो हाय हो चुके हैं, गुड मॉर्निंग हो चुकी है. अब हम क्लास शुरू कर रहे हैं. तो आज का टॉपिक है विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, स्पर्मेटोजेनेसिस. फॉर्मेशन ऑफ sperms is called as spermatogenesis. क्या होती है spermatogenesis guys? क्या होती है spermatogenesis? Formation of sperms is called as spermatogenesis. ठीक है. sperms का बनना. I know बेटा विका, that's true. That's true बेटा. आजकल एक दो क्लासेस आजकल आप लोगों की थोड़ी हाँ हो रही है, कैंसिल या रीस्केड्यूल हो रही है. आई थिंक एडी सर आप लोग को इन्फॉर्म कर रहे होंगे इसके रिगार्डिंग. कल भी उनसे मेरी बात हुई थी. अब से ऐसा नहीं होगा. आज आपकी 4 बजे केम की क्लास है. ऐसा होता नहीं है. वी आर वेरी स्ट्रिक्ट टू आवर स्केड्यूल्स एंड द क्लासेस एंड रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन. जब भी हम छुट्टी लेते हैं तो वी डू इन्फॉर्म यू कि इस टाइम पे आपको रिवीजन करना और इतना ऐसे ऐसे करना है. वी मेक श्योर कि बच्चों को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो. बहुत ज्यादा हम इस चीज के लिए सिंसियर रहते हैं. बट कई बार ऐसा होता है कि ऊपर नीचे हो जाता है. हमें भी ट्रैवल करना पड़ता है ऑफिस के काम से, तब ऐसा होता है. यस. हाँ बच्चों, रियली सॉरी बच्चों, इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ. हाँ, ये मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ बच्चे. कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है. मैं अब टीचर्स को बोल देती हूँ कि एक बार आप लोग भी प्लीज अपने पर्सनल लेवल पे इन्फॉर्म कर दे, जिससे कि बच्चे एटलीस्ट आपसे जुड़े हैं तो ऐसे ना हो कि बच्चों को प्रॉब्लम हो. वेट किया 30 मिनट्स. अच्छा, नहीं बेटा, इसके बारे में मैं जरूर जरूर आज फिर से बात करती हूँ. ठीक है, काफी सारी बातें चल ही रही है. रियली सॉरी बच्चों, इस चीज के लिए तो मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ कि आप लोगों को इतनी इनकन्वीनियंस उठानी पड़ी. आप लोग टाइम पे भी आए, आप लोगों ने वेट भी किया और आपकी क्लास नहीं हुई. दिस इज अ रियल. मैं कहूँगी उस टाइम सर ट्रैवल कर रहे होंगे, वो ट्रेन में थे उस टाइम पे. आज सुबह सर की 5:30 बजे की ट्रेन थी जयपुर की, इसलिए ऐसा हुआ होगा. ठीक है, रियली सॉरी बच्चों. मैं बिल्कुल समझती हूँ बेटा, इसमें हमारी गलती है. मैं कह ही नहीं रही आप लोगों की गलती है. आई रियली अपोलोजाइज फॉर वट एवर हैज हैपेंड रिगार्डिंग द क्लासेस. इसमें आप लोग की बिल्कुल गलती नहीं है. यू आर एट द राइट एंड, वी आर एट द रॉन्ग एंड. ठीक है, मैं कह रही हूँ नहीं, आप लोग कुछ कितने बच्चों ने मेरे कहने पे भी बैच लिया होगा, तो मैं माफी मांग लूंगी. मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी. अगर हमसे गलती हो रही है तो आई एम सॉरी. अगर बच्चों से होती है तो हम डांट भी लगाते हैं. अभी गलती हमारी है तो बिल्कुल तहे दिल से सॉरी है. ठीक है, बट बच्चे प्लीज अब हम क्लास करते हैं. हाँ चलिए, अब हम क्लास करते हैं. मैं इस पे एक बार और आज बोल दूंगी सबको, यार बच्चों को थोड़ा इन्फॉर्म कर दिया करो, बच्चों की कोई गलती नहीं है इसमें. ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे अटेंटिवली इस टॉपिक को समझते हैं. काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आपको बहुत मजा आएगा इसे पढ़ के. ठीक है, आज इसके कुछ क्वेश्चंस भी हमें करने हैं, तो बहुत ध्यान से समझना है इस टॉपिक को. ठीक है बच्चों, तो अभी आप कुछ मत लिखिएगा. एक बार मैं पूरा लिख के समझाऊंगी, उसके बाद आप फिर लिखेंगे. उसके बाद हम वापस रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे. So this is going to be the flow of this particular topic, spermatogenesis, which is a very important topic. ठीक है, आइए.
तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं पहले सेल से, जो कि जर्मिनल एपिथेलियम से आता है, जो कि कहाँ पे होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। कौन सा सेल है जो जर्मिनल एपिथेलियम से आता है? ये मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि जर्मिनल एपिथेलियम इज अ टाइप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम व्हिच इज लाइनिंग द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और यही एपिथेलियम जब डिवाइड करती है तो इट गिव राइज टू स्पर्मेटोगोनिया। यस, बिल्कुल सही, यस। तो सबसे पहला क्या बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया। तो पहला सेल कौन सा बनेगा जब प्रोसेस स्टार्ट होगी, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया एक तरह का डिप्लॉइड सेल है या हेप्लॉइड सेल है? जल्दी बताइए, एक तरह का डिप्लॉइड सेल है या हेप्लॉइड सेल है? तो अगर आप 2n देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, एक तरह का डिप्लॉइड सेल है। इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है क्रोमोसोम का वो होता है 44 प्लस एक्स वाई। क्या होता है इसका कॉम्पोजिशन मेरे बच्चों, 44 प्लस एक्स वाई, यानी कि 44 इसमें ऑटोसोम्स रहेंगे और एक्स एंड वाई के सेक्स क्रोमोसोम्स रहेंगे, जिससे डिसाइड होता है कि लड़की बिटिया पैदा होगी या लल्ला पैदा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोस माइटोसिस। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है या रिडक्शनल डिवीजन है? कैसा डिवीजन मेरे प्यारे बच्चों, ये एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन है, यानी कि मेरे पास दो सेल्स आएंगे 2n एंड 2n। इन दोनों सेल्स को क्या कहते हैं हम, स्पर्मेटोगोनिया ए, स्पर्मेटोगोनिया बी। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं एक को स्पर्मेटोगोनिया ए, स्पर्मेटोगोनिया ए, और दूसरा कौन सा है, स्पर्मेटोगोनिया बी, गोनिया बी। ठीक है बच्चों, ये दोनों है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो उम्र भर चलता है। अब उम्र भर चलने के लिए बेटा उसके पास डिवाइडिंग सेल्स भी तो होने चाहिए ना। तो जब जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो एक सेल को हम रिजर्व कर देते हैं फ्यूचर के लिए, रिजर्व एज स्टेम सेल। जब भी डिवाइड करेगा तो एक को तो हमने स्टोर कर दिया फ्यूचर के लिए। तो लड़के देख रहे हो फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हैं, देख रहे हो ना गाइस? यस। लड़की अपने आप को पूरा डिवोट कर देती है एक के पीछे, और इनको देखो, क्या पता भाग जाए, फिर मैं क्या करूंगा? वी शुड हैव अ ऑप्शन, राइट? तो ये चीज है, तो इसलिए दे ऑलवेज कीप अ स्टॉक फॉर डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया बी जो है वो एंटर करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। ये स्पर्मेटोगोनिया बी साइज में ग्रो करेगा। जब ये साइज में ग्रो करता है तो यही स्पर्मेटोगोनिया बी बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। किसमें बदल जाता है गाइस? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक बार सब बोलेंगे मैम के साथ क्लास में, किसमें बदल जाता है ग्रोथ के बाद? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यानी कि ये एक्शन प्लान है, ये LIC प्लान है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, साथ भी बाद भी। ठीक है, ये एक्शन प्लान है, अभी का पैसा है जो चाहिए हमें। ठीक है, यस। तो ये स्पर्मेटोसाइट है जो ग्रो हो चुका है। इसका भी कॉम्पोजिशन क्या होगा, 44 प्लस XY नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये भी एक तरह का डिप्लॉइड सेल है। एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज आल्सो द मियोसाइट। अब ये मियोसाइट है, तो यानी कि अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी होगी, कोई मुझे बता सकता है गेस करके? Anybody who can tell me if you know the meaning of myocyte, if you have attended the last chapter, myocyte वो सेल होता है जिसमें मियोसिस होती है। तो मैंने कहा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज अ मियोसाइट, यानी कि इसमें मियोसिस होगी। यानी कि इसमें कौन सी प्रोसेस होगी पहले, मियोसिस 1। कौन सी होगी, मियोसिस 1। जब इसमें मियोसिस 1 होगी तो कितने सेल्स बनेंगे बच्चा पार्टी? 2 सेल्स बनेंगे। ये एक तरह की रिडक्शनल डिवीजन है। ये हो गया N, ये हो गया N। 2 तरह के हेप्लॉइड सेल्स बने। 2 तरह के क्यों? क्योंकि एक के पास आएंगे 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम, दूसरे के पास आएगा 22 प्लस वाई क्रोमोसोम। अगर आप इसको हाफ करेंगे तो 44 डिवाइडेड बाई 2, 22, 22। एक के पास ए एक्स, एक के पास वाई। ठीक है बच्चों, अब मियोसिस 1 हो गई। मियोसिस 1 के बाद कौन सी प्रोसेस होती है बच्चा पार्टी? खुद से बता सकते हैं, आपको पता है। मियोसिस 1 के बाद होती है मियोसिस 2। ठीक है, ये जो 2 हेप्लॉइड सेल्स हमारे बने हैं एक्स और वाई वाले, इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं इन्हें? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं इन्हें? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
मियोसिस 2 के बाद कितने सेल बनेंगे बच्चा पार्टी? एक से बना दो, दो से बनेंगे चार, यानी कि यहाँ पे 4 हेप्लॉइड सेल बनाने हैं। 1 2 3 4। 50% of the cells will be X type, 50% of the cells will be Y type, यानी कि इतने सेल्स होंगे 22 प्लस X टाइप और इतने सेल्स होंगे 22 प्लस Y टाइप। X टाइप Y टाइप 50-50, ठीक है। इन सेल्स को क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे स्पर्मेटिड्स। क्या बोलेंगे इन सेल्स को गाइस? स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स। क्या ये स्पर्मेटिड्स लुक लाइक स्पर्म्स? जैसे बचपन से हम 3 इडियट मूवी की स्टार्टिंग में भी देखते थे हम, क्या स्पर्म ऐसे दिखते हैं जैसे मैम बना रही है गाइस? क्या ऐसा डायग्राम होता है इनका? नो कैसे होते हैं? तिकोने, क्योंकि इनको चीरना है। किसको? ओवम को, ठीक है। तो यानी कि इसमें एक प्रोसेस चलेगी जिसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या नाम है प्रोसेस का? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें हम स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो अब ये उसी आकार का आ जाएगा जैसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं गाइस, उसी आकार का बन जाएगा, यानी कि ट्रायंगुलर इन शेप। ये देखिए ट्रायंगुलर इन शेप, ये देखो एन 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 एन। ये 4 जो सेल्स बने हैं इन्हें क्या बोलेंगे हम? स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलेंगे इन्हें? स्पर्मेटोजोआ। अब ये सारे स्पर्मेटोजोआ कहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब ये निकलने को है तैयार, कहां से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के कहां जाएंगे? रेटे टेस्टिस में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या है? क्या है स्पर्मिएशन? रिलीज ऑफ spermatozoa from seminiferous tubules. Release of spermatozoa from seminiferous tubules into rete testis. तैयार होके निकल लिए स्पर्म। गधो, ये तो थी प्रोसेस। अब इसको एक बार बच्चे लिखिए, फिर हम वापस से पूरा रिवाइज करेंगे। एक बार आप समझते हैं, एक बार आप क्लास में लिखते हैं, फिर एक बार रिवाइज करते हैं, तब जाके टॉपिक क्लियर होता है ना? यही फ्लो रखते हैं हम हर टॉपिक में। चलिए लिखिए बच्चे, अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाइए, खुद से समझ के बनाइए, जिससे कि जब मैं सवाल कराऊं तो आप अच्छे से जवाब दे सके। मैम स्पर्म एंड स्पर्मेटोजोआ सेम है? यस लविता, स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। बारह 4 हुए, 12:06 पे वी विल स्टार्ट। समझ के लिखो। हाँ अभी बताऊंगी बेटा इल्मा, वापस सबको समझाऊंगी, डोंट वरी। आप लिखिए आराम से। 12:05 हो गए, लेट स्टार्ट। ये सब प्रोसेस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो रही है। चले आइए वापस से अब इसको समझते हैं। एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन इन द क्लास। हाँ सनी बिल्कुल सही। Now please pay attention in the class everybody. Now we are revising again the same topic.
नाउ ये प्रोसेस कहां से शुरू हो रही है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जहां पे होती है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम से बनते हैं आपके सेल्स विच आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। ये एक तरह के डिप्लॉइड सेल होते हैं विद 44 प्लस XY क्रोमोसोम। इनमें सबसे पहले माइटोसिस होते हैं जिससे कि नंबर बढ़ाया जा सके इन सेल्स का। माइटोसिस के बाद दो तरह के सेल्स बनते हैं, एक होता है स्पर्मेटोगोनिया ए, एक होता है स्पर्मेटोगोनिया बी। स्पर्मेटोगोनिया ए को फ्यूचर के लिए रिजर्व कर दिया जाता है स्टेम सेल, जिससे कि ये प्रोसेस कभी ना रुके जब तक मर नहीं जाता पुरुष। स्पर्मेटोगोनिया बी एंटर्स इनटू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया बी का सबसे पहले साइज इंक्रीज किया जाता है क्योंकि इससे 4 सेल बनने वाले हैं देखा जाए तो, ठीक है। तो जब हम इसका साइज ग्रो करते हैं तो ये बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन जाता है गाइस? ये था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है आफ्टर ग्रोथ, इसमें क्या हो रहा है? मियोसिस 1। इसके अंदर अभी 44 प्लस XY क्रोमोसोम है, ठीक है बच्चों। मियोसाइट क्या होता है? जिसके अंदर मियोसिस होने वाला होता है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस 1, जो कि एक तरह का रिडक्शनल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है बच्चा पार्टी? एक तरह का रिडक्शनल डिवीजन। एक से बनेंगे पहले दो सेल्स। इन दो सेल्स में 50% सेल्स होंगे आपके एक्स टाइप के और 50% सेल्स होंगे आपके वाई टाइप के। यानी कि इन दोनों सेल्स को जो मियोसिस 1 के बाद बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो कई बार नीट में क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है या हेप्लॉयड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हेप्लॉयड है या डिप्लॉयड। तो इसलिए आपको इनकी प्लॉइडी याद करना बहुत जरूरी है। अभी मैं कराऊंगी ऐसे क्वेश्चंस भी। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होती है मियोसिस 2। मियोसिस 2 के बाद दो से बनते हैं 4 हेप्लॉइड सेल। अगेन इनमें 50% एक्स टाइप सेल रहेंगे, 50% वाई टाइप के सेल रहेंगे। एंड इन चारों सेल्स को हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं। अभी स्पर्मेटोजोआ नहीं बना है। इन स्पर्मेटिड्स को जब हम स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें हम कन्वर्जन कर रहे हैं स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में। कन्वर्जन में हो क्या रहा है? इसके पास ज्यादा साइटोप्लाज्म है, इसके पास कम साइटोप्लाज्म है। वो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म कौन एब्सॉर्ब कर रहा था गाइस? कल की क्लास में मैंने बताया था, आई मेक यू राइट दिस पॉइंट। ये जो एक्स्ट्रा होता है साइटोप्लाज्म, जो स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम पे शेड करता है सेल, वो कौन एब्सॉर्ब करता है? सर्टोली सेल। अब वो रिलेट हो गई बात। दूसरी चीज, यहाँ पे आप देखेंगे बल्कि है, ये नॉन बल्कि है। ये इमोटाइल है, ये मोटाइल है, क्योंकि इसमें विप्लैश मूवमेंट आ जाती है। कौन सी मूवमेंट? विप्लैश मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस है, वही गोल्जी यहाँ पे किस में बदल जाता है? एक्रोसोम में, जिसमें फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जब तैयार हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ, तो ये बाहर निकलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस की ओर। इस पावरफुल रिलीज को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? स्पर्मिएशन। समझ आया नहीं आया बच्चा पार्टी? एवरीबॉडी ठीक है, लिख लिया है सबने? चलिए अब हम कुछ और पॉइंटर्स लिखेंगे जो मैम ने अभी बताए हैं, अभी लिखवाई नहीं है स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में। चलिए इसको पहले डिटेल में लिख लेते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें कन्वर्जन हो रहा है ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। क्या कन्वर्जन हो रहा है ये भी मैं बताती हूँ अभी। ये देखिए, एक तरफ स्पर्मेटिड लिख लेते हैं, एक तरफ स्पर्मेटोजोआ लिख लेते हैं। इनका डायग्राम बना लेते हैं। ये भी हेप्लॉइड, ये भी हेप्लॉइड। अब पॉइंट्स देख कर लिखते हैं, ठीक है। कैसे पॉइंट्स लिखेंगे? यहाँ पे ये क्या है? बल्कि। ये क्या है? लेस बल्कि। क्यों लेस बल्कि? बिकॉज एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म is absorbed by
सर्टोली सेल। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों ने कल एनसीईआरटी पढ़ी होगी, ये पॉइंट लिखा हुआ था वहां पे, ये पॉइंट लिखा हुआ था वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, ये इमोटाइल है, यहाँ पे आप देखेंगे मोटाइल है। ये क्यों मोटाइल है? क्योंकि इसके पास फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है इसके पास? फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए मोटाइल है। तीसरा पॉइंट, इसके पास गोल्जी है, गोल्जी अपैरेटस, बट स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान यही गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी मॉडिफाइज इनटू एक्रोजोम। सारे पॉइंट्स लिखवा दिए कि क्या हो रहा है प्रोसेस में। ओके गाइस, ये पूरा स्पर्मियोजेनेसिस। अब आते हैं प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1। Okay, write the ploidies of every cell written below. देखो बेटा, इसमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सीबीएसई पैटर्न में करा रही हूँ। अगर आपको ये आता है तो आप मैच भी कर ही लोगे, ठीक है ना बच्चों। स्पर्मियोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोसाइटो मींस सेल, स्पर्म सेल फॉर्मेशन, ठीक है। फर्स्ट, स्पर्मेटोगोनिया। Second, primary spermatocyte. Secondary spermatocyte, spermated, spermatozoa. Yes बच्चों, आंसर्स यू कैन राइट पूरे का। 5 सेल लिखे मैंने, बस बताते रहो आंसर। तो एक बच्चे का आंसर पिन कर लेते हैं। लेट अस चेक उस बच्चे ने सही आंसर बताया नहीं बताया। तो आज का आंसर पिन होगा जागृति का। तो जागृति कह रही है कि मैम पहला जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिप्लॉइड सेल है। क्या लगता है बच्चा पार्टी सही है या नहीं है जागृति? ऑल आर जजेस टुडे इन द क्लास। फिर हमारी जागृति ने कहा कि मैम जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो भी डिप्लॉइड होता है। सही बात है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हेप्लॉइड होता है, स्पर्मेटेड भी हेप्लॉइड होता है, स्पर्मेटोजोआ भी हेप्लॉइड होता है। यानी कि जागृति ने बिल्कुल सही आंसर दिया और इस बात पे जागृति को मिलनी चाहिए तालियां। वेरी गुड जागृति, ठीक है। कोई नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, यू शुड नो। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला भी हम लिखेंगे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको नीट में बहुत हेल्प करेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो, ठीक है। नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ इक्वल्स टू 4n, ठीक है, 4n, where n equals to number of primary spermatocyte। ये फॉर्मूला लिख लीजिए सारे बच्चे। अब आगे के क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे। दिस इज जस्ट टू मेक योर कैलकुलेशन फास्ट। हाँ, सब कुछ लिखना है नोट्स में, बिल्कुल लिखना है जी, बिल्कुल ही लिखना है। ऐसे क्वेश्चंस जब आप देखेंगे अपने पीवाईक्यू के प्रैक्टिस में या किसी के भी मॉड्यूल में, बेटा देखो पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन कैन बी डिफरेंट, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो यू नो कि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन फोड़ सकते हैं। कैन आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्लाइड? लिख लिया ना सबने? चलिए, मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ spermatocytes if
we have 100 primary spermatocyte. If we have 50 secondary spermatocyte, if we have 200 spermatids, if we have only 20 X type secondary spermatocytes. Okay. Waiting for the solutions. सारे आंसर पूरा सॉल्व कर लो क्वेश्चन. I'll give you 30 seconds. आई थिंक सब बच्चों ने सॉल्व कर लिए हैं. नाउ वी विल पिन एक बच्चे का आंसर. नाउ वी विल टेक रानी सिंह आंसर टू बी पिन एंड वी विल चेक व्हाट रानी सिंह हैज सेड. तो जो बच्चे रानी सिंह वाला ही आंसर दे रहे हैं भाई, सब सतर्क रहे, सावधान रहे चैट सेक्शन में. अब वेरीफाई करने का समय आ चुका है. आंसर नाउ पहला वो कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ इफ यू हैव 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ spermatozoa या sperms equals to 4 into number of primary spermatocyte. तो यहाँ पे कितना दिया हमें 100. तो टोटल स्पर्म्स कितने बनेंगे 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 400. कितने बनेंगे 400. यहाँ तक सबका ठीक है बेटा? सब बताएंगे क्लास में. किसी का भी गलत हो रहा है प्लीज वेरीफाई कीजिए. ठीक है. नेक्स्ट, इफ वी हैव 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ निकालना है और हमारे पास 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, 50 सेल्स है हमारे पास. तो अगर आप पीछे वाले में देखेंगे, इस वाले में 2 से बनते हैं 4, यानी कि ये 2x है ना कि ये 4x है. ये 2x है ना कि 4x. तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 into सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का नंबर, यानी कि 2 into 50, यहाँ बनेंगे 100 स्पर्म्स. क्या ये वाला भी सबको क्लियर हुआ बच्चा पार्टी? रानी ने बिल्कुल सही आंसर बताया यहाँ तक. ठीक है, अब आते हैं तीसरा पार्ट सी. वो क्या कह रहे हैं? इफ यू हैव 200 स्पर्मेटिड्स, so number of spermatozoa equals to number of spermatids. जितने spermatids होते हैं उतने ही स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्मेटोजोआ भी बनते हैं. तो ये हमें निकालना है x equals to 200, यानी कि हमारे कितने हो गए स्पर्मेटोजोआ 200. ठीक है, अब आते हैं लास्ट, जिसमें वो कह रहे हैं कि स्पर्मेटोजोआ निकालें इफ यू हैव 20 एक्स टाइप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. तो वो कह रहे हैं कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है 22 प्लस एक्स कॉम्बिनेशन के 20 हैं, 20 इनमें कौन सी प्रोसेस चलेगी? मियोसिस 2. तो मियोसिस 2 के बाद 20 से बनेंगे 40 स्पर्म्स. ये हो गया आपका आंसर. तो आई थिंक रानी सिंह ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. रानी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. कुछ बच्चों ने लास्ट वाले पार्ट में मैंने देखा गलती की हुई है. सो वन मास्टर क्वेश्चन, हर तरह का सवाल मैंने कवर करते हैं एक मास्टर क्वेश्चन में. अब आपसे कोई कैसे भी पूछे आप आराम से निकालेंगे, चाहे एक्स पूछे चाहे सिर्फ वाई पूछे, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. सो ये है हमारा मास्टर सवाल. एक सवाल कराओ बच्चों को सब आ जाता है. ठीक है,
मैम 80 होना चाहिए, क्यों? 20 के डबल 40 होते हैं। मैंने तो सिर्फ एक्स टाइप लिया ना, मैं तो वाई टाइप की बात ही नहीं कर रही। 20 एक्स है 20 वाई है, मैं कह रही हूँ 20 एक्स वाले बता कितने बनाएंगे स्पर्म? तो 40 तो बनाएंगे, है ना? एक्स टाइप वाले सिर्फ 20 है, उन 20 में मियोसिस 2 होगा, तो कितने बनेंगे? 20 का डबल बनेंगे ना, 40 बनेंगे। 80 क्यों बनेंगे? मैं तो वाई वाला कह ही नहीं रही काउंट करो। मैंने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि एक्स वाले को कंसिडर करो, वाई वाले को करो ही मत कंसिडर। टोटल क्यों बताना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ इफ वी हैव ओनली 20 एक्स टाइप ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड यार। यस, चले अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हुए, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, सी वाला। हाँ ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। जितने स्पर्मेटिड्स होते हैं उतने ही स्पर्मेटोजोआ कन्वर्जन के बाद बनता है। नंबर, अरे बेटा आपके पास 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, तो 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपके कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे? 50 के डबल 100। नसीब नसीब मैम ने कहा है कि एक्स टाइप के आपके पास सिर्फ 20 है सेल्स, एक्स टाइप के। अब ये जो एक्स टाइप के हैं इसमें मियोसिस 2 होगी, तो मियोसिस 2 के बाद डबल हो जाएंगे ना, 40 हो जाएंगे एक्स टाइप के। मैंने सिर्फ एक्स टाइप वाले स्पर्मेटोजोआ पूछे हैं, मैंने सारे समझाए हैं। तुम लोग गधे दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो क्लास में? क्या हो रहा है? फिजिक्स चल रही है? अभी कहा नहीं इतने अच्छे से स्पर्मेटोजेनेसिस समझो। 40 स्पर्मेटिड है तो मैम 40 स्पर्मेटोजोआ होंगे। अब एक गधो, ये पूछा कहाँ है मैंने स्पर्मेटिड? 200 स्पर्मेटिड लिखे हुए, 40 आए कहां से है? 200 स्पर्मेटिड से 200 स्पर्मेटोजोआ ही तो बनेंगे कन्वर्जन के बाद, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद। नो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, व्हाई विल आई रिपीट? आई विल नॉट, आई एम रिपीटिंग दिस, आई हैव गिवन यू परफेक्ट सॉल्यूशंस आल्सो, व्हाट शुड आई रिपीट? यस, आराम से समझो। पहले में पूछ रहा है कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे अगर आपके पास 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, तो 400 बनेंगे। दूसरे में पूछ रहा है कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे अगर आपके पास 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, तो 50 का डबल 100 स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। 25 से आपने शुरू किया होगा, अब आपके पास 100 बने हैं। यस, कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए सब बच्चे। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इसलिए मैं कहती हूँ बायो की क्लास में पूरा टेंशन लगाओ, क्लास 12 कॉन्सेप्चुअल है, बार बार ये बात बता रही हूँ। एक सेकेंड, आपने स्पर्मेटोजोआ लिखा है इसलिए 80, सी स्पर्मेटोजोआ नहीं लिखा है। अच्छा, सी में नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स 200 है। क्या समझ नहीं आ रहा बच्चों तुम्हें? मुझे जानना है। मैम आपने सिर्फ स्पर्मेटोजोआ लिखा है, कहाँ पे? कैलकुलेट, कहाँ पे सिर्फ स्पर्मेटोजोआ लिखा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ इफ वी हैव 200 स्पर्मेटिड्स। तो नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ जितने होते हैं उतने ही स्पर्मेटिड्स होते हैं, जितने स्पर्मेटिड्स होते हैं उतने ही स्पर्मेटोजोआ होते हैं, तो 200 होगा। आई एम गोइंग अहेड। ये एक्स टाइप वाला ना सिर्फ वही गधे समझ सकते हैं जिनमें दिमाग है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ इफ यू हैव एक्स टाइप के 20 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब तुम गधो कुछ भी कैलकुलेशन करो, मैं नहीं कर सकती इसमें, जो करना है आप करो। यस, कॉन्सेप्ट मैंने पूरा समझा दिया है। विद दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट मुझे तो डर लगता है कि तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे करते होंगे भाई, जब तुम इतना सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो। सच अ सिंपल कॉन्सेप्ट। मैं कह रही हूँ भाई तो सिर्फ एक्स वाले लेना, तो वाई वाले क्यों ले रहा है? नहीं जी, जबरदस्ती वाई वाले ले रहे, 80 बनाने ने।
पता नहीं क्यों ले रहे हैं, जब मैं कह रही हूँ सिर्फ एक्स वाले के साथ कैलकुलेशन कर, मुझे सिर्फ एक्स वाले का नंबर दे, नहीं वाई वाले भी दे रहे हैं। बड़ा पता नहीं तुम्हारे टीसी मैम और एनडी सर तुम्हें कैसे संभालते गाइस, सही में बड़ा मुझे डर लग रहा है भाई तुम्हारी इन सब चीजों से। हो गए शांत? यस। हाँ भाई, हो गए शांत? हाँ, जी जी सर हो या मैम, दोनों डाउट बताते हैं छोटे से तो। हो गया शुरू। क्लास में सब अटेंटिव रहेंगे बिल्कुल। बायो की क्लास में ही ना सोचे मैथ्स नहीं आएगा, सिर्फ समझा और लिखा। अभी जेनेटिक शुरू करने वाले हैं, बहुत सवाल कराती हूँ उसमें मैं बच्चों को प्रैक्टिस। क्लास में बिल्कुल अटेंटिव होके आया करो, ये नहीं कि बस सोया और सुन के चले गए, लिख लिए नोट्स, हो गई बायो। फिर तो आजकल देख रहे हो ना नीट वाले कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बना बना के दे रहे हैं, फिर पीछे रह जाओगे। 5 क्वेश्चन भी छोड़ते हो तो रैंक पे इतना डिजास्ट्रस इफेक्ट आता है। जब क्लास 12 शुरू हुई थी बोला था क्लास 12 इज वेरी कॉन्सेप्चुअल क्लास, इसलिए तो बताए थे ये सब चीजें तुम्हें। चलिए डायग्राम बनाइए। चूचा नहीं करते, दबदबा होता है भाई फिजिक्स टीचर का। बायो के टीचर तो दोस्त लगते हैं ना इनको। यस, फिजिक्स के टीचर का हमेशा दबदबा रहा है बेटा। हम लोग भी और फिजिक्स का टीचर है, सब्जेक्ट में ही इतना दम है ना, क्या करें। बायो का टीचर तो आओ यार बैठ, हम पढ़ा देंगे इनसे पढ़ के तुम्हें। यस, ऐसे ही होता है। हम व्हेन आई वाज आल्सो स्टूडेंट लाइक यू, मैं भी यही सोचती थी और मैम बायो तो हो जाएगी, मैम फिजिक्स पे आज प्रैक्टिस कर लेते हैं। दिस यूज्ड टू बी द यू नो आवर बिहेवियर टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, कि मैम यार ये तो हो जाएगा, ये करा दो यार। बट देखो अपन बायो के टीचर बन गए, बनना मुझे केमिस्ट्री का टीचर था, बन गई मैं बायो की टीचर। समटाइम डेस्टिनी डिसाइड्स। मेरा केमिस्ट्री बहुत अच्छा था हमेशा से, बायो इतना अच्छा नहीं था।
जितना केमिस्ट्री अच्छा बनेगा। चले भाई, करें लेबलिंग। करें लेबलिंग स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले सिंस इट इज अ सेल, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसकी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर ये जो रेड कलर से मॉडिफाइड गोल्जी है, तो ये क्या होगा बच्चों? दिस इज एक्रोसोम। ये क्या है? एक्रोसोम। एक्रोसोम मॉडिफाइड गोल्जी होता है, और इसमें क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स which helps during fertilization of ova. नेक्स्ट, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस हेप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? हेप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, बट न्यूक्लियस कैन बी 22 प्लस एक्स टाइप, 22 प्लस वाई टाइप, डिपेंड्स। ठीक है, एक्स होगा या वाई टाइप होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे कभी भी। देन दिस इज अ रिड्यूस्ड साइटोप्लाज्म कॉल्ड मेंशेट। मेंशेट, रिड्यूस्ड साइटोप्लाज्म, क्योंकि सारा साइटोप्लाज्म तो किसने एब्जॉर्ब कर लिया है? सटोली सेल ने। दिस पार्ट ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड एज हेड, दिस पार्ट ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड नेक, दिस पार्ट ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड मिडल पीस, एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज टेल। अब आते हैं नेक। नेक में यहाँ पे दो सेंट्रियोल्स दिख रहे हैं आपको। एक है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, 9+0 अरेंजमेंट। ये कब जरूरत होती है? फर्स्ट डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसकी कब जरूरत होती है प्रॉक्सिमल की? फर्स्ट डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसका पहले कोई काम नहीं है, ये डिवीजन के काम आएगा फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। दूसरे वाला कौन सा है? डिस्टल सेंट्रियोल, 9+0। हाँ जी, डिस्टल सेंट्रियोल क्या कर रहा है? अभी सेंट्रियोल 9+0 होता है, बक मारूंगी पकड़ के तुम्हें। हाँ, ये फॉर्म्स एक्सियल फिलामेंट फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ये रेड वाला क्या है? एक्सियल फिलामेंट, जिसका अरेंजमेंट है 9+2, फॉर्म्स फ्लैजेला, जो स्पर्म का मूवमेंट कराएगा। येलो कलर से मैम ने क्या बनाए हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। Twenty-five to 30 mitochondria arranged spirally. और ये जो अलग से अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड नेबकर्न। यूनिक सा अरेंजमेंट दिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया का, स्पाइरली। देख सकते हैं आप कितना सुंदर गठीला टाइप है। एंड दे यूटिलाइज फ्रक्टोज फॉर एनर्जी जेनरेशन। ग्लूकोज ना यूज करके फ्रक्टोज यूज करते हैं। Then this part is flagella. 9+2 अरेंजमेंट, whiplash मूवमेंट। फटाफट आधे घंटे में तो फर्टिलाइजेशन का काम भी कर देता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में।
सुंदर सुंदर डायग्राम होने चाहिए सबकी कॉपी में, लगना चाहिए जी स्क्वायर के स्टूडेंट्स हैं। गंदे डायग्राम मत बनाना बिल्कुल भी कॉपी में। मैम आपने कल नंबर ऑफ आवर्स अपने 10 से 12 बताया था। यस, बना लिया सबने। नाउ हमें पता है कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए पर इजैकुलेशन, राइट और रॉन्ग? कल ये बताया था नहीं बताया था? बताया था। इन 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स में 60% ऑफ स्पर्म्स should have normal shape and size। मतलब कि मैं नहीं कहती कि पूरे 100% बढ़िया हो, बट 60% तो कम से कम एफिशिएंसी। तो लड़कों की एफिशिएंसी 60% पे ही हम कहते हैं वाह 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 चंदे फटे, ओहो ओहो ओहो, ठीक है। यस, 60% में भी खुश हैं। नाउ आउट ऑफ विच 40% should show vigorous motility। और इन 60% में भी 40% वाले ऐसे होने चाहिए जो हुसैन बोल्ट की तरह बस भाग ले, फट 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 फट, बस भाग ले फट 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 स्पीड से। विग्रस का मतलब तेजी से, झन्नाटेदार तेज। शिवू, अब इसी के साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक पे हम। हाउ मेनी स्पर्म्स out of 1000 should have first normal shape and size and which shows vigorous motility। आज तो मुझे क्वेश्चन कराते हुए भी डर लग रहा है तुम्हारा मैथ्स देख के। तुम्हारा मैथ्स देख के आज मैं डरी हुई हूँ, खौफ है मेरे मन में आज। तो 1000 में से 1000 का 60% ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। 60% ये देखो ऐसे काट दिया, ये हो गए 600 स्पर्म्स की होनी चाहिए नॉर्मल शेप एंड साइज। 1000 में से 600 तो ऐसे होने चाहिए जिनके नॉर्मल शेप एंड साइज होने चाहिए। अब इन नॉर्मल शेप वालों में भी 40% ऐसे होने चाहिए जो धुएंधार स्पीड से दौड़े। तो आउट ऑफ विच यानी कि 600 का 40%, 240 सेल्स स्पर्मेटोजोआ ऐसे हैं जिनका शेप भी बढ़िया है, नॉर्मल भी है और विग्रस मोटिलिटी भी शो करता है। तो यही 240 सेल ऐसे होंगे जो मचाएंगे बेटा। 100% सब बढ़िया नहीं हो सकते। जनता पलट गई। आई नो फिजा, मैं कह तो रही हूँ आज इनके मैच को देख के डरी हुई हूं मैं। डर है मेरे अंदर, तुम जानते नहीं उस डर को। ऐसा लग रहा है कैसे मैच पढ़ाऊं इनको मैं, बोला नहीं जा रहा मेरे से कुछ भी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। मैम थोड़ा रॉन्ग हो गया, जैसे तेरा राइटिंग अभी रॉन्ग हो गई, टाइपिंग भी है ना, थोड़ा रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो पहला टर्म है आज की क्लास में सर्कमसीजन। ये टर्म्स वो हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, बट एनसीईआरटी ये सब चीजें थोड़ी पढ़ाती है। एनसीईआरटी कहती है कि ना
हम वो चीजें पढ़ाएंगे जो टेक्निकल है, वो चीजें नहीं बताएंगे बच्चों को जो बच्चे डेली सुनते हैं। मैम बी के 400 क्यों नहीं होगा? पता था मुझे, मैं वेट ही कर रही थी। देखो 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 देखो, अंग्रेजी देखो, 60% नॉर्मल शेप एंड साइज की होनी चाहिए इन 60%, आउट ऑफ विच, मतलब इन 60% के भी 40% अच्छी मोटिलिटी। ऐसे नहीं कि 600 अच्छे शेप एंड साइज दिखने में बड़ी है और 400 चलने में बड़ी है ना मेरे प्यारे बच्चे। 600 में जिनकी शक्ल सूरत भी अच्छी है, उनमें भी अगर 40% बढ़िया स्पीड से दौड़ेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। यस, ठीक है बच्चे। हाँ चलो आ जाओ। अब आते हैं सर्कमसीजन। ये टर्म ऐसे हैं जो आजकल न्यूज में या कहीं पे भी आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो सर्कमसीजन क्या होता है? सबसे पहली चीज, सर्कमसीजन मेल फीमेल दोनों का होता है। देर आर सर्टेन ट्राइब्स जहां फीमेल्स के होते हैं, देर आर सर्टेन रिलीजन्स जहां पे मेल सर्कमसीजन इज अ प्रैक्टिस डन एज अ रिचुअल। ठीक है, सो सर्कमसीजन कैन बी डन इन बोथ मेल एंड फीमेल। पहले तो ये बात समझो। अब आते हैं दूसरी चीज पे। सर्कमसीजन होता क्या है? सर्कमसीजन होता है रिमूवल ऑफ फोर स्किन अराउंड ग्लैंड्स पीनिस। जो पीनिस रहता है उसके आगे एक पिंकिश हिस्सा रहता है, उसके आगे फोल्ड्स ऑफ स्किन होती है, तो उस फोल्ड ऑफ स्किन को हटा दिया जाता है पैदा होते ही। ऐसा माना जाता है कि इस स्किन से, जो फोर स्किन है, अगर ये रहेगी तो इससे बहुत इन्फेक्शन होंगे। इन्फेक्शन होंगे तो अल्टीमेटली दैट विल अफेक्ट द पर्सन्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। सो दैट्स व्हाई द सर्कमसीजन इज डन। इट इज वेरी पेनफुल। अब भाई होगा, कहीं पे भी चीरा लगाओगे, शरीर में हाथ में चीरा लगाओगे तब भी दर्द तो होता ही है, बट दर्द के आगे ही जीत है। ठीक है, यस, आ जाओ। So what is circumcision? Removal of foreskin। इसका दूसरा नाम है प्रेप्यूस अराउंड ग्लैंड्स पीनिस। इसको हटा देना, ठीक है। सो फोरस्किन को ही प्रेप्यूस भी कहते हैं। ठीक है, यस यस यथार्थ, बिल्कुल सही। मैम टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम हो जाता है सर्कमसीजन में। मैंने ऐसा कब बोला? पक। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म। So now the entire system of male reproduction work on 4E। प्लीज सब सुनेंगे यहाँ पे, कोई फालतू की बात मत करना चैट बॉक्स में, मेरे को गुस्सा आ जाता है फिर। Now the entire male reproductive system works on 4E। किस पे काम करता है? 4E पे। Now what is 4E? 4E एक ट्रिक है। The step number 1 is excitement, that is sexual arousal। ठीक है। The step number 2 is erection, which is a result of excitement, enlargement of penis. The third is emission, that is a precum। precum मतलब कि powerful discharge से पहले कुछ small discharge आता है, उसे कहते हैं emission। And the last step and the most powerful step is ejaculation, when there is a powerful discharge of semen from the male reproductive system। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा था? एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, द एंटायर सिस्टम वर्क्स ऑन 4 E's। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज एक्साइटमेंट, द सेक्सुअल अराउजल, व्हिच इज गवर्न्ड बाय हाइपोथैलेमस। अब हर इंसान का सेक्सुअल अराउजल कैन बी डिफरेंट। ठीक है, अब आप लोग सोचते हैं कि इसको ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। मैं बस में ट्रैवल कर रही थी एक बार, निकम्मा आदमी निकला, खूब मैंने मारा उसको। ठीक है, देयर कैन बी डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, ये बदतमीजी चलती रहती है कई बार। सो सब इंसान का अलग सिस्टम है, तो आप किसी को जज ना करें ऑन पर्टिकुलर वन थिंग। हाइपोथैलेमस रिसीव सिग्नल्स, किसी के लिए कोई सिग्नल सेक्सुअल अराउजल हो सकता है, किसी के लिए कोई सिग्नल सेक्सुअल अराउजल हो सकता है। तो एक ही थाली में सबको तोलना इज नेवर अ साइंटिफिक वे टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, हाँ, यू कैन कॉल देम टर्कीज। चलो, तो सबसे पहले ये बात। अब आते हैं सेकंड थिंग। सेकंड स्टेप वाज इरेक्शन। नाउ हाउ इरेक्शन इज डन? सो दैट इज कॉल्ड एज एनलार्जमेंट ऑफ पीनिस। तो साइज ऑफ द पीनिस इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि जब एक्साइटमेंट होता है, ठीक है, सेक्सुअल अराउजल होता है, तो हाइपोथैलेमस पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के थ्रू सिग्नल भेजता है पीनिस के पास, जहां पे नर्व्स होती है। अब वहां उन नर्व्स के कारण क्या होता है, वो सिग्नल जाता है ब्लड वेसल्स के पास, ब्लड वेसल डायलेट होती है, खूब सारा ब्लड फ्लो करता है।
जब बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो करता है, सो अल्टीमेटली द साइज ऑफ द पीनिस इंक्रीजेस। उस टाइम पे सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ ब्लड फ्लो है तो वो टुवर्ड्स पीनिस है बॉडी में, ठीक है। और अगर होता क्या है, अगर कुछ लोग वाइग्रा लेते हैं टू प्रोलॉन्ग देयर इरेक्शन, अगर कुछ पुरुष वाइग्रा जैसा मेडिसिन लेते हैं इरेक्शन को इलोंगेट करने के लिए, उसके टाइम को बढ़ाने के लिए, तो आप सोचिए आपके शरीर का कितना सारा खून एक ही जगह है, दैट मीन्स बाकी जगह आपका खून कम है, that leads to heart attack. That's why excessive use of Vigras or excessive use of medicines which prolong erection causes heart attack. कितने ऐसे केसेस हम देखते हैं जहां पे लोग ये मेडिसिन लेते हैं, ड्यूरिंग द एक्ट ऑल्सो दे डाई, बिकॉज पूरा टाइम ब्लड फ्लो एक जगह पे नहीं रह सकता, इट हैज टू बी अ वेरी ट्रांजिएंट फेज, एक एक दो दो घंटे नहीं हो सकता ये चीज, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय नेचर, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट आफ्टर इरेक्शन व्हिच इज गवर्न्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वी हैव एमिशन। नाउ व्हाई डू वी हैव एमिशन इन मेल्स? क्योंकि एमिशन क्या है, एक तो ये प्रीकम होता है, ये सीमेन का ही थोड़ा सा हिस्सा रहता है, इसमें थोड़े बहुत स्पर्म्स भी रहते हैं, ठीक है। जब ये फीमेल सिस्टम में जाता है तो फीमेल सिस्टम इज वेरी एसिडिक, द वजाइना इज वेरी एसिडिक, अगर वहां पे स्पर्म डायरेक्ट आएगा तो वो उस एसिड में ही जल जाएगा, तो उस एसिड को पहले न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा जिससे कि जब स्पर्म की एंट्री हो तो उसे हार्श कंडीशंस फेस करने को ना मिले। तो इसलिए प्रीकम या एमिशन एंश्योर्स कि जो एसिडिटी है वजाइना की वो कम की जा सके, जिससे कि जब पावरफुल डिस्चार्ज होगा तो उस समय पे जो स्पर्म्स है वो डैमेज ना हो, ठीक है। अब आते हैं चौथा स्टेप व्हिच इज इजैकुलेशन व्हिच इज गवर्न्ड बाय सिंपैथेटिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसे कौन गवर्न करते हैं? सिंपैथेटिक। इरेक्शन करने का काम है पैरासिम्पैथेटिक का, इजैकुलेशन का काम दिया है सिंपैथेटिक सिस्टम को। सो सिंपैथेटिक सिस्टम इज अ रश, एड्रेनलिन रश, ठीक है। एकदम से जब वहां पे हार्मोन आता है तो इजैकुलेशन होता है व्हिच इज अ पावरफुल डिस्चार्ज ऑफ सीमेन, ठीक है। यस, ठीक है बच्चों। सो दिस इज हाउ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क्स। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार लोग जब इनके इस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हैं, लाइक टेकिंग लॉट ऑफ मेडिकेशन, कई बार वाइग्रा लेने से लोगों का क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। बहुत से ऐसे केसेस है, कलर ब्लाइंड हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाती है, बहुत सारे इसकी चीजें हैं। तो जब भी आप किसी आयुर्वेदा के पास जाए या किसी डॉक्टर के पास जाए, वो आपको बूटियां बना बना के दे, तो प्लीज एज अ साइंस स्टूडेंट प्लीज एक्नॉलेज द फैक्ट कि दीज आर वेरी हार्मफुल ड्रग्स एंड यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द नेचर। बट अगर इंसान इम्पोटेंट है, इम्पोटेंसी, जहां पे वो इरेक्शन होल्ड ही नहीं कर पा रहा है, इरेक्शन हो ही नहीं पा रहा है, इसको आम भाषा में, जेंजी भाषा में नपुंसकता कहते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के ट्रीटमेंट के लिए वाइग्रा दिया जाता है, बट जिसका ऑलरेडी सही है सिस्टम उसको आप वाइग्रा दे रहे हैं तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। तो अगर कोई इंपोर्टेंट है, किसी का इरेक्शन नहीं हो पा रहा है या वो इरेक्शन होल्ड नहीं कर पा रहा है टिल इजैकुलेशन, तो उस केस में डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं। इसे इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग भी कहते हैं, बिल्कुल सही श्रेयांश, इसे इंपोटेंसी भी कहते हैं। अब कई के केस में क्या होता है कि प्रीकम इतना ज्यादा आ जाता है, प्रीकम इतना ज्यादा आ जाता है कि इजैकुलेशन में कुछ बचता ही नहीं है, तो उसमें अगेन इनफर्टिलिटी आ जाती है। यस, वो भी इनफर्टिलिटी कर देता है कि प्रीकम ज्यादा आ गया। प्रीकम हैज टू बी अ स्मॉल अमाउंट, है ना, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आप शादी में गए, आपने स्नैक्स ज्यादा खा लिए तो फिर आप डिनर नहीं कर पाएंगे, ये सब जानते हैं। बट अगर आपने स्नैक्स छोटे मोटे एक दो फ्रूट खाए तो आप अच्छे से थाली लगा के नान, दाल मखनी, शाही पनीर लेके खा सकते हैं। तो यही सिनेरियो बेटा, अगर आप उसको इम्बैलेंस करेंगे तब भी इनफर्टिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रीकम इज एमिशन, emission, small amount of semen which comes before ejaculation, ठीक है। सो कीप इट रॉ। लड़कों में सबसे अच्छी चीज ये है कि जो टाइट अंडरवेयर्स ना पहने बिल्कुल भी, ये सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी मैं पढ़ाती हूँ। टाइट अंडरवेयर पहनने से क्या होता है, देयर इज नो टेक्निकली
जो हीट लॉस होना चाहिए अराउंड द स्क्रॉटम वो नहीं होता है। जो हमारे पहले के लोग थे, आपने देखा वो नाड़ा वाला कच्छा पहनते थे, नाड़े वाले, बड़े बड़े खुले खुले। सो वो बिल्कुल सही अप्रोच है। अंग्रेजों का तो हमेशा से फर्टिलिटी रेट कम ही रहा है, अब वो बताएंगे कच्छे कैसे पहनने हैं, वी शेप, दिस शेप, डब्ल्यू शेप। अरे उनके तो खुद के बच्चे पैदा कभी नहीं हुए इतने बेटा, वो हमें क्या बताएंगे। हमारी पॉपुलेशन देखो, उनकी देखो, वो डिक्लाइनिंग, हम एवर राइजिंग। क्या खुला, खुला होने से क्या रहता है, स्क्रोटम को हीट लॉस करना पड़ेगा, ठंड में स्पर्म बनता है, 2 से 2.5 डिग्री कम रखने का है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप अपने गारमेंट्स भी ले रहे हैं, अंडर गारमेंट्स, तो आपको थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। ये दिखाने की बात नहीं है, आगे सोचने की बात है। बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे लड़कों के आजकल, रीजंस है ना बड़े सारे इसके, ठीक है। तो टाइट कपड़े कम से कम पहने, लूज रखे थोड़ा सा, जिससे कि फ्लो ऑफ वेंटिलेशन बना रहे, ठीक है। यस, चलो अब आगे चलते हैं। ये आराम का मामला है, ये मेरी चप्पल का मामला है, ठीक है। चलो आए बड़े, लुंगी चलेगा मैम। अब इनको वार्डरोब भी बताओ, ये समझते नहीं है कि हल्के से लूज कपड़े, इनको फिर पूरा बताओ, लुंगी पहनोगे, धोती पहनोगे, तब चलेगा काम। मतलब इतने गवार हो जाते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं, फिर पूरा घुस जाते हैं उस टॉपिक में। चलो एक एक स्टेप लिखो। फर्स्ट स्टेप क्या था, एक्साइटमेंट, which is sexual arousal, ठीक है। दिस इज गवर्न्ड बाय हाइपोथैलेमस। क्योंकि हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, ये अपना सिग्नल भी देखेगा, ठीक है, और फिर उसे हार्मोन से भी अटैच करेगा। फिर कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, ठीक है। सबको देख के होता है तो गलत है, कुछ कुछ होता है फिर भी सही है। सबको देख के ना 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 ना, वो तो अलग ही ठरक है, उससे दूर रहने का है। इसके लिए आपको अपने माइंड को, लड़कों, सिखाना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। ये नहीं सब कुछ होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, ना ना ना, ये दिस इज ट्रेनिंग, यही ट्रेनिंग है, सेलेक्टिव ट्रेनिंग कहते हैं इसको, ठीक है। सेकेंड,
मैम आपने एक्सक्रीशन के चैप्टर में बोला था टाइट कपड़े पहनना, लड़कियों के लिए बोला था यशी, याद करो, नॉट फॉर बॉयज। याद करो, एग्जाम्पल भी दिया था, एक आंटी आई थी हमारे घर पे, यूरिन लीकेज। ढंग से नहीं सुनते तुम मैम को, इससे ये पता लगता है। ढंग से नहीं सुनते। मुझे याद रहता, सोचो बेटा। अनामिका, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। चले भाई, हो गया। Now the male reproductive system is over, completely over. Physio भी over, anatomy part is also over. और आज तो हमारे पास बहुत सारा टाइम भी बचा है फीमेल रिप्रोडक्टिव करने का। Now we will start with female reproductive system. चलिए, अब आएगा ना मजा। मैंने सोचा ही था आज से टॉपिक को 1 घंटे में कराएंगे वाला, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आगे की जितनी भी क्लासेस है फीमेल ही पढ़ेंगे, मेल का काम खत्म हो चुका है बच्चों। आप सारा फोकस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे रहेगा। बस मेल का इतना ही था भाई, सारा स्पर्मेटोजेनेसिस वेनेसिस सब पढ़ा दिया, अब कुछ रोल नहीं है, अब सब फीमेल की बॉडी में होगा, प्रेगनेंसी से लेके सब कुछ। यानी कि अब आगे का पूरा चैप्टर फोकस रहेगा महिलाओं पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम से शुरू करते हैं। डायग्राम बनाओ, हो गया। मैम पीरियड्स की एनाटॉमी रह गई, मैं कराती ही नहीं, मैं कराती ही नहीं। जो चीज जरूरत ही नहीं है उसको क्यों कराना है। सब क्लास में फोकस करिए, फालतू बात कोई नहीं करेगा।
मैम स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, थैंक यू सो मच। मैं एनाटमी ऑफ पीने से देख रही हूँ कि मेरी एनसीईआरटी में क्यों नहीं है भाई। अब डिबेट की ऐसी की तैसी, चुपचाप डायग्राम बनाओ। चलो मैम, एक ओवरी छोटी एक बड़ी, चले आ जाओ। तो बच्चों ये है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले है ओवरी, वन पेयर ऑफ ओवरी, जो कि है फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब आते हैं नेक्स्ट, ये क्या है? फिम्ब्रे। ये क्या है? फिम्ब्रे। फिम्ब्रे के ऊपर क्या होता है? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद क्या होता है? एम्पुला। और एम्पुला के बाद कौन सा पार्ट आता है? इस्मस। ये सब मिला के क्या बनाता है? फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। क्या बनाते हैं सब मिलके? फेलोपियन ट्यूब या बनाते हैं ओविडक्ट। तो पेयर्ड हो गई, अनपेयर्ड हो गई? फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट पेयर्ड या अनपेयर्ड? कैसी हो गई? पेयर्ड या अनपेयर्ड? पेयर्ड। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ओवरी यहाँ है, एक ओवरी यहाँ पे है। फिर बीच में आते हैं दिस पार्ट, जो हॉलो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड यूट्रस, दिस इज कॉल्ड एज बूम, या इसे कहते हैं हिस्टेरा। तीनों ही नाम से हम बोलते हैं किसको? यूट्रस को। वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसे हिंदी में गर्भ कहते हैं, गर्भ। इसकी 3 लेयर्स होती है। सबसे बाहर वाली को हम कहते हैं पेरीमीट्रियम, बीच वाली को हम कहते हैं मायोमीट्रियम, और जो सबसे अंदर की तरफ होती है, जो हर महीने टूटती है, जिसके कारण ब्लीडिंग होती है, इसे हम कहते हैं एंडोमीट्रियम। ठीक है? द पार्ट ऑफ यूट्रस जो ऊपर है, दिस इज कॉल्ड एज फंडस, और ये जो खाली पार्ट है पूरा, इसे कहते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस। यूट्रस के जस्ट नीचे होता है सर्विक्स, ये होता है सर्विक्स, और सर्विक्स के बीच में छोटा सा केनाल टाइप होता है, जिसे हम कहते हैं सर्विकल केनाल, और सर्विक्स के नीचे होता है वजाइना। बॉडी इस वाले हिस्से को कहते हैं, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट है यूट्रस का, ये है यूट्राइन वॉल्स। एक बार इसको लेबल कर लो। मैं ये काम कैसे करता है सिस्टम, इसको आप समझाऊंगी। हाँ बिल्कुल आयुष, लेबलिंग एंड डायग्राम बना लो। अब आइए बच्चों, अब मैं चाहूंगी कि कोई बच्चा कुछ ना लिखे, इस सिस्टम को समझे बस। एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, पंकज शांत, मैं सब पढ़ाऊंगी बेटा। हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है सब कुछ बताऊंगी, प्लीज समझो। और थोड़ा सा कम बोलो आज की क्लास में, बहुत ज्यादा बोल रहे हो आज आप लोग, बुरा मत मानना, आज जेन्युइनली आप लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हो। ठीक है? प्लीज, बर्थ केनाल क्या होते हैं मेरे पे छोड़ दो पढ़ाना, तुम्हारी आधी अधूरी नॉलेज से तुमने नीट क्रैक नहीं की है। ठीक है? ना ही तुम्हारे 360 में से 360 आया बायो में, तो प्लीज शांत रहो, थोड़ा कम बोलो, मुझे समझाने दो, चैप्टर को खराब मत करो अपनी थोड़ी छोटी छोटी चीजें फेंक के। नहीं हो रहा मेरे पे इंप्रेशन, नहीं हो रही मैं इंप्रेस। चलो आ जाओ। अब सबसे पहले बच्चे समझेंगे
कि यहाँ पे वजाइना और सर्विक्स दोनों को मिला के कहते हैं बर्थ कैनाल। वजाइना एंड सर्विक्स फॉर्म्स व्हाट? बर्थ कैनाल। सब बच्चे बोलेंगे एक साथ, वजाइना एंड सर्विक्स दोनों मिला के क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। स्पर्म यहाँ पे सबसे पहले लोड होता है। कहाँ आता है स्पर्म सबसे पहले? वजाइना में। ऐसे समझो पूरा मैकेनिज्म। सबसे पहले स्पर्म कहाँ आता है? वजाइना में। वजाइना से फिर वो जाता है ऊपर की तरफ सर्विकल कैनाल में। सर्विकल कैनाल के पास बहुत पावरफुल मसल्स होती है, प्लस यहाँ होता है सर्विकल फ्लूइड। ये सर्विकल फ्लूइड इतना गाढ़ा होता है कि स्पर्म को ऊपर जाने नहीं देता। ऐसे थोड़ी कोई भी एरा गैरा नत्थु वगैरह आएगा और उसे ऊपर जाने दिया जाएगा, नहीं। ये एक फीमेल बॉडी का अपना रिफ्लेक्स है फर्टिलाइजेशन को रोकने का। ठीक है, बॉडी अपोज कर रही है। तो ये जो सर्विकल फ्लूइड है बहुत गाढ़ा होता है, जो बहुत सारे स्पर्म्स को रोक देता है। इसलिए स्पर्म्स की मात्रा ज्यादा बनाई जाती है कि कोई घुसपैठिया घुस जाए बस। तो और यहाँ पे पावरफुल मसल्स क्यों होती है? क्योंकि 9 महीने बच्चा ऊपर रहेगा वुम्ब में, वो नीचे ना आए, तो उसको रोकने के लिए कोई किवाड़ चाहिए नहीं चाहिए? बताना जरा, कोई किवाड़ चाहिए नहीं चाहिए? हमें एक ऐसा मजबूत दरवाजा चाहिए जो 9 महीने से पहले ना खुले, वजन से भी ना खुले। क्योंकि अगर ये खुल गया तो बच्चा पहले ही नीचे खिसक जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सर्विक्स की दो सबसे बड़ी पहचान है। पहला, मोस्ट पावरफुल स्पिंस्टर मसल्स है। दूसरा, सर्विकल म्यूकस होता है सर्विकल कैनाल में, जो रेजिस्ट करता है स्पर्म के मूवमेंट को। अब इससे भी मान लो कुछ स्पर्म्स ऊपर निकल आए, तो वो सबसे पहले कहां जाएंगे? यूट्रस में। कहां जाएंगे? यूट्रस में। अब यूट्रस के बाद ये दोनों तरफ जाएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये देखिए, ये दोनों तरफ जा रहे हैं स्पर्म्स। ये देखिए, अब एग जो होता है हर महीने एक बार राइट ओवरी, फिर लेफ्ट ओवरी, फिर राइट ओवरी, फिर लेफ्ट ओवरी। बट स्पर्म को तो नहीं पता कौन सी ओवरी इस टाइम ओव्यूलेट कर रही है, तो ये दोनों तरफ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरी है, ओवरी क्या प्रोड्यूस करते हैं? ओवा। इस ओवा को कौन लेता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कौन है? फिम्बरी। कौन है वो? फिम्बरी। ठीक है, तो जैसे कि ये मान लीजिए एब्डोमिनल कैविटी में ओवा है, इसको किसने पकड़ा? फिम्बरी ने। ठीक है, फिम्बरी ने पकड़ लिया। अब यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है जिसे ऑस्टिया कहते हैं। उस होल के थ्रू ये ओवा ऐसे अंदर चला जाता है ट्यूब के अंदर। उस ट्यूब का नाम क्या है? इनफंडिबुलम। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको ओपनिंग दिखेगी जिसका नाम है ऑस्टिया। ऑस्टिया के माध्यम से ये ओवा अंदर चला जाता है फर्स्ट पार्ट में, इनफंडिबुलम में चला गया। फिर ये चला जाता है एम्पुला के पास। कहाँ चला जाता है? एम्पुला में। एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ इन दोनों का हुआ फर्टिलाइजेशन। दिस इज अ मीटिंग पॉइंट। ये है मीटिंग पॉइंट। देख रहे हो, अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट ब्लास्टुला मोरुला बनेगा। मोरुला के बाद ये ब्लास्टुला बन के यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा। जब ये इम्प्लांट हो जाएगा तो बच्चा यहाँ ग्रो करना शुरू करेगा। धीरे धीरे इसका साइज इतना बढ़ जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। समझ आया सिस्टम कैसे काम कर रहा है? डायरेक्शन सब चीजों की समझ आई या नहीं आई? कि स्पर्म कहां से आएगा, कैसे जाएगा, कहां से ओवा आएगा, कहां फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर मूवमेंट कैसा होगा। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम oogenesis करेंगे, फॉलिकुलोजेनेसिस करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए हर चीज की। समझ आ गया सब बच्चों को? चले अब नोट्स बनाना शुरू करते हैं। एक एक ऑर्गन को हमें अब बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, आइए बच्चों, पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेडिंग लिखिए। पहला आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो है ओवरी। ओवरी का एक डायग्राम एनसीईआरटी ने बनाया है, तो हम भी बनाएंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, ये देखिए, ये है टूनिका एल्बुजिनिया। टूनिका एल्बुजिनिया के बाहर होती है जर्मिनल एपिथेलियम।
अंदर की तरफ है मेड्यूला, जिसमें खूब सारी ब्लड वेसल्स हैं जो रिच सप्लाई देती है ओवरी को। अगर ब्लड यहाँ नहीं जाएगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए लड़कियों को भी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, कोर की एक्सरसाइजेस हमेशा करते रहना चाहिए लड़कियों को। ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं। ये स्ट्रोमल टिश्यू है सारा। इस स्ट्रोमल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं फॉलिकल्स। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और कुछ ओवुलेट कर रहे होते हैं, और पीछे बनते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। येलो कलर से बना रही हूँ मैं। डायग्राम बनाओ। मैम मेरे को नहीं करना मैम, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। क्या नीट नहीं करना मत करो, कोई फोर्स नहीं कर रहा। एक्सरसाइज को बोल रही हो, कोई नहीं बेटा, सबको करना पड़ता है। मैं भी ऐसे ही सोचती थी, आज मैं भी एक्सरसाइज करती हूँ, मैं भी मर जाती हूँ एक्सरसाइज करते करते। मेरा कोर कितना कमजोर हुआ है ना आफ्टर डिलीवरी, मैं ही जानती हूँ। जब आप एक छोटी सी बाल्टी पानी की नहीं उठा पाते ना, तब आपको रियलाइज होता है कि क्या हो गया आपके साथ। कोई नहीं, वक्त सब सिखा देता है मेरे बच्चे, वक्त सबसे बड़ा है सिखाने वाला। सब पता लगेगा तुम्हें, मेरे को भी पता लगा ही ना। चलो, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है? जर्मिनल एपिथेलियम। फिर अंदर व्हाइट कलर वाली कौन है? टूनिका एल्बुजिनिया। किससे बनी होती है टूनिका एल्बुजिनिया? सेम रहेगा लाइक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ जी, किससे बनी होगी ये भी? डेंस फाइब्रस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या काम होगा इसका? स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। उसके बाद नेक्स्ट दिस पार्ट इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर होता है स्ट्रोमल टिश्यू। स्ट्रोमल टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू। और इसके पास क्या होते हैं? फॉलिकल्स। और क्या होता है इसमें? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या होते हैं ये सब चीजें? सब बताऊंगी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा। फिर लाल वाला पार्ट जो सबसे इनर मोस्ट है, दैट इज कॉल्ड मेड्यूला ऑफ ओवरी, जिसके अंदर रिच सप्लाई होती है और ब्लड वेसल, नर्व्स, lymph vessels। ओवरी के बारे में देखें तो इट इज पेयर्ड ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है? पेयर्ड ऑर्गन। अगर एक ओवरी निकल जाती है तो दूसरी ओवरी 12 महीने 12 एग प्रोड्यूस करेगी। याद रखना इस बात को, द अदर विल कॉम्पनसेट। हर महीने जंग होती है दोनों ओवरीज के बीच में, दोनों ओव्यूलेशन करना चाहती है, बट एक ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करके जीत जाती है और दूसरे को सप्रेस कर देती है। फिर दूसरे वाली कहती है कि अच्छा लास्ट टाइम ये जीती थी तो इस बार मैं ज्यादा हार्मोन बनाऊंगी और मैं जीत जाऊंगी। तो महिलाओं के अंदर ही जंग चलती रहती है। ये बात बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, उन्हें किसी और से जंग करने की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही जंग कर लेती है। आज मैं सुंदर लग रही हूँ, आज पार्टी में मेरा दबदबा, आज यार पता नहीं क्या हो गया है, नूर आ ही नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, होता है ऐसा कभी कभी। इनकी अपनी ही जंग चलती रहती है। दिस इज व्हाट दे आर जेनेटिकली एनकोडेड विद। इन्हें बाहर किसी की जरूरत नहीं है राय की, खुद ही को अपने आप बता देती हैं ये। यस बिल्कुल प्रियांशु पांडे। तो इसलिए जैसे वो बोले लड़को हाँ में हाँ मिलाने का, ठीक है? जैसे आज तुम कैसी लग रही हो? बेस्ट। अरे यार आज तो ग्लो भी नहीं आ रहा। हाँ सही बात है, नहीं नहीं नहीं, ग्लो आ रहा है बट उतना नहीं आ रहा जितना आता है। ऐसे
सतर्क रहे, सावधान रहे सब। पेयर्ड ऑर्गन है, इट इज ऑल्सो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल्स में। क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है? क्योंकि एक तो ओवा बना रहा है विच इज अ फीमेल गेमीट, और दूसरी चीज क्या है? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स कौन से आ रहे हैं? लाइक एस्ट्रोजन, लाइक प्रोजेस्ट्रॉन, लाइक रिलैक्सिन, लाइक इनहिबिन। रिमूवल ऑफ ओवरी, the procedure is called as oophorectomy. अटैचमेंट, किस तरीके से अटैच होती है ओवरी? विद द हेल्प ऑफ ब्रॉड लिगामेंट्स। लिगामेंट्स की मदद से अटैच होती है। इसलिए मैंने कहा था लड़कियों को ज्यादा लूज कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लिगामेंट्स लूज पड़ जाते हैं, सिस्टम अंदर से ढीला होना शुरू हो जाता है। फिटेड क्लोथ्स पहनने चाहिए। कल क्लास में ना हूं तो समझ जान अम्मा ने क्या किया। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट फेलोपियन ट्यूब, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। Oh, that's why people wear corset dress. Oh my God. ये देखो जंकूक भैया है, बॉडीकॉन ड्रेस पहना करो लड़कियों। ओहो जंकूक, क्या बात है। Fallopian tubes, also called as oviducts. क्लास की चैट्स बंद करो पहले तो, बेस्ट चैट्स देखनी नहीं है मुझे। फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट्स अगेन दे आर पेयर्ड, पेयर्ड होती है। जो पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है? पीवाईक्यू फेवरेट क्वेश्चन। फेलोपियन ट्यूब का जो एपिथेलियम होता है वो होता है सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियम। सो दीज आर लाइंड बाय ciliated columnar epithelium. Very important for NEET exam. So these are attached to abdominal cavity with the help of ligamentous structure called mesosalpinx. Attached with abdominal cavity through mesosalpinx. Ligaments होते हैं भी। Now parts of fallopian tube. पहला पार्ट कौन सा था? इनफंडिबुलम। कैसा होता है ये? फनल शेप्ड। एनसीईआरटी लिखती है इट्स अ फनल शेप्ड पार्ट ऑफ ओविडक्ट। प्लस इसके पास क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बताया था मैम ने? फिम्ब्रे। और इन फिम्ब्रे का काम क्या होता है? टू पिक ओवा फ्रॉम abdominal cavity. इनके पास ऑस्टिया होता है, ओपनिंग फ्रॉम वेयर secondary oocyte enters into fallopian tube. सेकेंड आता है एम्पुला,
दिस इज अ ब्रॉडेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट होता है, और यही है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है इस्थमस। ये नैरो ट्यूब है ज्वाइनिंग विद यूट्रस। लिखिए सब। पायल कह रहे अब बोर हो रहा है बिना चैट के। पायल बेटा आज आप मम्मी से बात कराना। ठीक है बेटा, आपका तो फोन नंबर भी है मेरे पास। बहुत बोर हो रहा है ना बेटा। मेरी एनसीईआरटी में तो एम्पुला इस्मत जंक्शन नहीं लिखा है। कितनी पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रही हो काव्या? समझ समझ के लिखना हर एक चीज। रोना आप छुट्टी ले सकते हो बेटा, मेरे तो अभी क्लास के पूरे 40 मिनट है मेरे पास। ले सकते हो बेटा, लिखना तो पड़ेगा बेटा, नहीं लिखवाऊंगी तो आप कहेंगे टीचर नोट्स नहीं लिखवाता। सॉरी बेटा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट पार्ट इज यूटरस। Uterus is also called as hystera, also called as womb. Removal of uterus is called as hysterectomy. Removal of uterus is called as hysterectomy. How is uterus attached? Attachment of uterus with abdominal cavity is done by mesometrium. ये भी एक तरह का लिगामेंट है। पार्ट्स ऑफ यूट्रस, दो पार्ट्स बताए थे मैम ने। एक बताया था फंडस जो ऊपर की तरफ होता है, और एक नीचे बॉडी। मेम्ब्रेन्स ऑफ यूट्रस, तीन मेम्ब्रेन्स बताई थी मैम ने। सबसे बाहर वाली कौन सी थी गाइस? पेरीमीट्रियम। ये कौन सी है? आउटर मोस्ट। किससे बनी होती है ये? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एरियोला कनेक्टिव टिश्यू से। किससे बनी होती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंड एरियोला कनेक्टिव टिश्यू से। फिर आती है मायोमीट्रियम, जो किससे बनी है? मसल से। स्मूथ मसल्स, यही वो मसल्स है जो कॉन्ट्रैक्ट करके और बच्चा बाहर जाता है। ठीक है, दे कॉजेस यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ।
मैम फ्रीज्ड, नो. थर्ड, इनरमोस्ट, एंडोमीट्रियम. एनसीईआरटी लिखती है कि एंडोमीट्रियम कैसी लेयर है? ग्लैंडुलर लेयर. ग्लैंडुलर लेयर which sheds off every month. हर महीने टूटती है in absence of fertilization. हर महीने टूटती है absence of fertilization. मैम मायोमीटर में कंपाउंड एपिथेलियम, मायोमीटर मसल से बनी है ना. नेक्स्ट पार्ट इज सर्विक्स. क्या बताते हो सर्विक्स के बारे में? सबसे पहले सर्विक्स प्लस वजाइना टुगेदर फॉर्म्स डैश बर्थ कैनाल. Cervix has got most powerful sphincter muscles. प्लस इसके पास क्या होता है? सर्विकल म्यूकस. सर्विकल कैनाल filled with cervical mucus, जो किससे बना है? ओके, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, इनसे. और इसका मेन काम क्या होता है? टू रेजिस्ट मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स. लिखिए. मैम आपने कल फ्रॉग का नंबर और व्हाट्सएप फ्रेंडशिप बता दिया था. अरे सेम होता है ह्यूमंस में, 10 से 12 ही रहता है. हम इतने भी अलग थोड़ी है मेंढक से. कितने लोग की मेंढक जैसी आंखें नहीं होती. मेंढक नहीं बोलते तुमने. अब तो तुम्हारी डेली हाथ तोड़ो क्लासेस होगी बेटा. इस चैप्टर में बहुत लिखना है, बहुत समझना है. नेक्स्ट, वजाइना. yes, vagina also called as copulation canal. copulation canal, यहीं पे इंसेमिनेशन होता है. यही है साइट ऑफ इंसेमिनेशन. यहीं पे स्पर्म्स आएंगे पहली बार. दस्तक यहीं पे देंगे. एपिथेलियम कौन सी होती है? ये भी नीट का फेवरेट पीवाईक्यू है. कौन सी एपिथेलियम होती है? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. वजाइना में किसी भी तरह के ग्लैंड्स नहीं होते हैं. वजाइना इज डिवॉइड. डिवॉइड का मतलब विदाउट. डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स.
यहाँ पे एक अलग सी पिक्यूलियर स्मेल रहती है बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी। कुछ लोगों में ज्यादा रहती है, कुछ लोगों में कम रहती है, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन द बैक्टीरियल एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोजन जो कि इसके एपिथेलियम में स्टोर्ड होता है, उस पे एनारोबिक बैक्टीरिया काम करता है और इसको ये स्प्लिट कर देता है लैक्टिक एसिड में, और इसी एसिड के कारण वजाइना इज एसिडिक। दिस causes acidic vagina। आप कहेंगे मैम एसिड क्यों बनाया जा रहा है? टू प्रिवेंट फर्दर इन्फेक्शंस, बाकी से बचाने के लिए, ठीक है। दिस acidic vagina is unfavorable for many infectious bacteria and fungal infections। इसलिए कभी भी साबुन से नहीं धोना चाहिए वजाइना को। यू शुड ऑलवेज गो फॉर स्पेशल वॉशेस, नी वॉश, कोई भी आता हो मार्केट में यार देख लो, बिकॉज पीएच डिफरेंट होने से कैंसर हो जाता है। अंदर वजाइना में स्किन फोल्ड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रूगी, रेजिस्टेंस देने के लिए, ठीक है। प्लस vagina is covered partially by hymen, और hymen किसी भी रीजन से टूट सकता है, किसी भी रीजन से टूट सकता है। मैम उनका पीएच भी फ्रेंडली नहीं होता, गायनाक बोलती हैं, पता नहीं क्या। पानी पानी बेस्ट बेस्ट भटार। जब लड़कियां ही ऐसी बातें करती है तो मुझे लगता है कि फिर क्या होगा देश का। सभ्यता सबसे पहले घर से शुरू होती है, खुद से शुरू होती है। पहले खुद पे ज्ञान, फिर दूसरों को ज्ञान। दिस आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन माय लाइफ। खुद पे शासन, फिर अनुशासन। और फिर लड़के बोलते तो फिर बोल दिए कि हे उसने मेरे को मैम ऐसे बोला। देखो बेटा, हिपोक्रेसी कभी नहीं होनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी वेरी क्लियर इन योर थॉट्स। आपको जैसा बिहेवियर चाहिए रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा आपको। मैं कितनी जगह पे रही हूँ, बनारस रही, कोटा रही, बैंगलोर रही, और अभी मैं ट्रैवल फिर से कर रही हूँ। कितना ट्रैवल मैं करती रहती हूँ, अकेले भी कितनी बार। अभी 3 दिन मीटिंग हो रही है, आना जाना मैं अकेले करती हूँ। बट यू शुड ऑलवेज लिव इन योर लिमिट्स। आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप फ्रीडम खो दीजिए, बट फ्रीडम इज ऑल्सो हैज सर्टेन लिमिट्स। बेटा आप ज्यादा फ्रैंक होते हैं, फिर लोग आप अपने आप मौका देते हैं फ्रैंक होने का, फिर हर्ट हो जाते हैं हम कई बार। तो ऐसी चीज क्यों करनी है कि हम हर्ट हो जाए? ऐसे फ्रेंड्स के साथ भी होता है। अगर आप बॉयज एज फ्रेंड्स बना रहे हैं तो देखो एक लिमिट होती है बेटा। बॉयज एज फ्रेंड्स बनाना गलत नहीं है, ये बहुत अच्छा एक तरह की फ्रेंडशिप हो सकती है, बट हर चीज की एक सीमा होती है। अगर आप उसको पार करते हैं तो फिर अगला बंदा भी पार करता है, फिर हमें बुरा नहीं मानना होता, ठीक है। प्लीज ये सब चीजें इस चैप्टर में आप समझिए। ये चैप्टर सिर्फ पढ़ाने का नहीं है, एजुकेशन का भी है कि हाउ यू नीड टू लिव योर लाइफ ऑल्सो। बेटा हमें अपनी सीमाएं खुद बनानी पड़ेगी, और लड़कों को भी ये समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं लड़कियों के आगे, क्योंकि बेटा आपका कैरेक्टर जज हो जाता है एक सेकंड में। आजकल लड़कों का कैरेक्टर से ज्यादा फ्रेजाइल चीज तो मैंने कांच भी नहीं देखा है। एक सेकंड में बोल देते हैं अबे वो तो ठरकी है, अबे वो तो ऐसी है। आजकल ये चलता है, बट आपको इसके रेपरकशंस नहीं पता। अब हमारी कॉलोनी में देखिए, 2 बहनें हैं, बहुत ऐसे अच्छे जेंजी वाले कपड़े पहनती हैं। एक लॉयर है, एक बहुत अच्छी कंपनी में काम भी कर रही है, जॉब कर रही है। पर कोई रिश्ते वाला पूछने आता है, कोई ऐसे पूछने आता है तो बोल देते हैं इनकी तो ऐसी ही है। आप सोचिए किस तरीके से सोसाइटी ने उन्हें जज कर लिया है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लोथ्स, विच इज वेरी रॉन्ग।
आप सोचिए सब बहुत फ्रेजाइल चीज है, हम आज नहीं समझ रहे, आज हम हमेशा इस ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि अभी मेरा तो सब हो जाएगा, बट हाउ यू पोर्ट्रे योरसेल्फ टू द वर्ल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। एज अ टीचर ऑल्सो आई हैव सर्टेन ड्यूटीज, हम वो नहीं कर सकते जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। वी कांट डू व्लॉग्स, अगर हमें किसी ने मना नहीं किया, बट हमारी भी एक सीमा होती है, अगर हम उसे लांघते हैं तो बच्चे इतना पर्सनल हो जाते हैं कि फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे से बच्चा इस लेवल की बात क्यों पर्सनल हो रहा है ना बच्चे। तो हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज बैड फॉर मी। ये सबकी अलग सीमा हो सकती है, बट हमें खुद डिसाइड करना है। तो इस चैप्टर में सिर्फ मैं आपको ये नहीं पढ़ाती कि ये चैप्टर क्या है, इसको प्लीज अपनी एक लाइफ में भी उतारिए, बहुत जरूरी है बच्चे। आपको हर क्लास में ये बात मैं बताती हूँ, लाइफ ऐसी ही जी जाती है बेटा। हर जगह पेरेंट्स साथ नहीं हो सकते, भैया नहीं साथ हो सकते, बहन साथ नहीं हो सकती, कुछ लड़ाइयां अकेले ही जीतनी होती है हमें। तो उसके लिए हमें अपने बिहेवियर पे सबसे पहले काम करना चाहिए, हम क्या बोलें क्या सोचें। ये चीज आपको नीट में भी बहुत हेल्प करेगी। हम कितना बोल रहे हैं, अरे मैंने तो 4 चैप्टर प्रैक्टिस कर लिए, देख जरा, अगले दिन आप नहीं कर पाओगे। आपने सिग्नल दे दिया ना यूनिवर्स को ऐसा कि मैं तो बहुत ज्यादा करता हूँ, आप अगले दिन कर ही नहीं सकते। अब आप इसे नजर बोलो या कुछ भी बोलो, बट ऐसा होता है। once you tell your inner potential to anybody, next day your potential becomes zero। ये ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। यस yes, हमारे साथ भी होता है। 4 दिन हम खुश होते हैं, 5वें दिन हम बताते हैं यार देख मेरे साथ तो ये हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है, उसके बाद वो होना ही बंद हो जाता है। हमें अपने तक रखनी है बेटा चीजें, नहीं बताना है सबको सब कुछ, अपने तक रखो। एक राजा भी जब जंग लड़ने जाता था, वो सिर्फ 2 या 3 लोगों को बताता था कि क्या रणनीति होगी, सबको नहीं बताता था। क्यों नहीं बताते थे? क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी आएगी। द मोर यू टेल टू पीपल, द मोर द यू नो ये ऑब्स्टिकल्स कम ऑन द वे। लेस यू टेल टू पीपल, द लेस आर द ऑब्स्टिकल्स। अब एक बच्चा है मेरे से रशिया का एडमिशन करा रहा है, ठीक है, पूरा प्रोसेस हो गया, उसने अपने मामा जी को बता दिया, मामा जी आगे मेरे पास कि ये क्या है क्या है क्या है, ऐसे क्यों है। मैंने कहा भाई मैंने थोड़ी उसका मन ले जाने का, मैं हेल्प कर रही हूँ बच्चे की, बस दैट्स सो सिंपल। अब देखो ये क्या होता है बेटा, जब तक काम ना हो जाए प्लीज मत बताओ किसी को। कितना पढ़ रहे हो, कितनी क्लासेस ले रहे हो, कितना सेल्फ स्टडी हो रहा है, 13 घंटे पढ़े खुद में खुश हो जाओ, क्यों दूसरे को बता रहे हैं कि आजकल मैं 13 घंटे पढ़ पा रहा हूँ। अरे तुम बताने के बाद एक ना 2 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आज से थोड़ा सा अपने नेचर को भी चेंज कीजिए। ये सब चीजें ज्ञान आपको स्कूल में नहीं मिलता इन चैप्टर्स में, इसलिए मैं कभी बच्चों से कोई चीज हाइड नहीं करती, मैं सब पढ़ाती हूँ चैप्टर में। जो टर्म्स आप सुनते हैं आपको पता होना चाहिए, चाहे आपको पता हो या ना हो। ठीक है बच्चे, सो प्लीज फ्रॉम नाउ वर्क ऑन योर एटीट्यूड, वर्क ऑन योर बिहेवियर। अपने आप को समझो कि आप क्या चाहते हैं, देखना लाइफ बहुत आसान और खुश दिखने लगेगी आपको। आप ज्यादा जिम्मेदार बनेंगे, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे जब आप पहले अपने आप को जान लेंगे। ठीक है, तो आपसे नो मोर फालतू का डिस्कशन, स्टिक टू योर स्टडीज, फोकस ऑन योर गोल्स, मेक योर ब्रेन concentrated brain, focused brain, not a distracted brain। ऑलवेज जितना लड़कियों का इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर, उतना ही लड़कों का भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सबकी इज्जत करते चलते हैं, किसी के बारे में गलत नहीं बोलते, क्योंकि आपके बारे में भी फिर वो गलत बोलेगा। क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है अननोइंगली अपने लिए। ठीक है, डोंट शेयर ना, कीप इट, दिस अ गुड हैबिट। चलिए, अब हमारा आज का इसके बाद टॉपिक है एक्सटर्नल जेनिटेरिया।
which is also called as vulva. Spelling क्यों समझ नहीं पाती इसकी ढंग से. vulva और pudendum. मुझे लगा क्लास खत्म. पायल को तो डेली यही लगता है. एक सेकंड. तीन पायल है क्लास में. ही भगवान, ये तो मुझे आज पता लगा. पायल भी 3 है क्लास में. बनाइए सब. लेबलिंग तो करा के ही जाऊंगी बेटा, उसी के बाद बस होगा. कल की क्लास में होगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेमोरी ग्लैंड्स, and we will start with folliculogenesis and oogenesis, which is the most important topic of this chapter. कल की क्लास कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा. आगे की 2 क्लासेस सोचना भी मत छोड़ने की. आगे की 2 क्लासेस में oogenesis, folliculogenesis, menstrual cycle मैं कवर करूंगी. सोचना भी मत छोड़ने की. चैप्टर को टाइम लगेगा काफी. बहुत सारे टॉपिक बचे हैं. कम से कम 3 से 4 क्लास और लगेगी इस चैप्टर में. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखें, कल की क्लास कोई भी बच्चा मत छोड़ना, मैं वापस बोल रही हूँ. और संडे की क्लास का टाइमिंग आई विल शेयर फॉर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर. अच्छा, एक बात और मुझे बच्चों आप लोगों से डिस्कस करनी थी. द प्लान इज नॉट सर्टेन येट. आज वो वेरीफाई हो जाएगा. वंस इट इज डन मैं आपको शेयर करूंगी. ठीक है, क्लासेस के बारे में. तब तक लगातार क्लासेस चलेंगी आपकी. बाय बच्चों, टेक केयर.